इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। साथियों, कार्यक्रम का नाम है, उससे ही पता चलता है कि इस कार्यक्रम में बात होती है हमारे किसान भाइयों की। जब हम किसान भाइयों की बात करते हैं तो भला सिंचाई, पानी, बारिश, मौसम, फसलें, बीज, इन सब के बारे में बात ना हो, ये तो असंभव है। फिलहाल कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं, ज्योत्सना पांडे, और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस फोन इन कार्यक्रम में। फोन लाइन खुली हुई है, आप चाहें तो विषय से संबंधित किसी भी प्रश्न को हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर रहेगा 2342-1608। मैं एक बार नंबर रिपीट कर रही हूं, 2342-1608। दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 डायल करना ना भूलें, जो कि दिल्ली का कोड है। और आज कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है चना, मटर, मसूर की उन्नत किस्में एवं बिजाई। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं फसलों की, दालों की, तो भाई जैसा मौसम चल रहा है, भला मौसम की बात कार्यक्रम में ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो एक और टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, जो कि है बरसात की फसलों। इस बरसात का जो आजकल हो रही है, उसका हमारी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सौभाग्यवश दोनों ही विषयों के लिए हमारे पास आज दो विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं। चना, मटर, मसूर की उन्नत किस्में एवं बिजाई के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एल. मीना, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से आकर हमारे साथ जुड़े हैं। और जो हमारा मौसम चल रहा है, बरसात हो रही है इन दिनों खूब जोरों की, लगभग पूरे भारतवर्ष में, उत्तर भारत में तो खास तौर से, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। ये भी प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से आकर हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और क्यों ना डॉक्टर साहब पहले हम चना मटर की बात कर लेते हैं। चना मटर और मसूर की उन्नत किस्में हैं आज का हमारा टॉपिक। एक बार फिर से याद दिला दे अपने श्रोताओं को कि फोन लाइन खुली हुई है, आपके प्रश्नों का स्वागत है। विषय से संबंधित किसी भी प्रश्न का हम यहाँ पर स्वागत करेंगे, आप पूछ सकते हैं। 2342-1608 है हमारा नंबर, और दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 डायल करना ना भूलें। तो डॉक्टर साहब, जब हम चना, मटर, मसूर की बात करते हैं, भाई जब प्रोटीन की बात आती है, जब सेहत की बात आती है, तो बात आती है प्रोटीन की। और प्रोटीन की जब बात आती है तो दालों का सीधा सीधा संबंध उससे जुड़ जाता है। हम सभी जानते हैं कि दालें जो होती हैं बहुत ही ज्यादा प्रोटीन उनमें भरा हुआ होता है, और हर उम्र, हर आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए वो जरूरी होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किस्मों की। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि वो कौन कौन सी किस्में हैं जिनका चुनाव हमारे किसान भाई करें, और सही समय, इस समय बिजाई का चल रहा है, नहीं चल रहा है, कब होगा, इस विषय में हमें जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए अभी खरीफ का मौसम है और रबी मौसम आने वाला है। तो रबी में जो बोई जाने वाले जो प्रमुख हमारी दलहनी फसलें हैं, उनमें चना है, मसूर है, मटर है। ये तीन प्रमुख तौर पर ये तीन दलहनी फसलें हैं, और इनकी बुआई किसान भाई करेंगे। लेकिन अभी बुआई का समय नहीं है, बुआई का समय 10-15 दिन बाद आएगा। यानी कि जब अक्टूबर शुरू हो जाएगा, उसके बाद किसान भाई अक्टूबर में इसकी बुआई कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी बारिश का मौसम है और बारिश काफी हुई है, तो इससे काफी एरिया में बुआई की जो रकबा है वो बढ़ने वाला है। क्योंकि कई किसान भाइयों के पास सिंचाई के साधन नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन कुदरती ये बारिश हो गई है, तो अब डेफिनेटली किसान भाई चना, मसूर, मटर जरूर इसमें उगाएंगे। तो अभी जो मैं बात करता हूँ, तीन फसलें प्रमुख हैं जो कि आने वाले समय में बोई जाएंगी। चना है, मसूर है और मटर है। इनकी जो प्रमुख जो उन्नत किस्में हैं, उनका चुनाव जरूर किसान भाई करेंगे। और अगर अच्छी पैदावार आपको चाहिए तो आप बिल्कुल उन्नत किस्में चाहिए। अब मैं बात करता हूँ चने की। चने में क्या होता है, हमारे चने दो तरह का होता है। एक तो देसी चना होता है, एक होता है काबुली चना। जो किसान भाई देसी चना उगाना चाहते हैं, वो मेरे ख्याल से अच्छी उन्नत किस्में हैं। उनमें पूसा 362 है, अवरोधी है और अनुभव है, और SC5 जो कि हरियाणा के लिए रिकमेंड की हुई है। करनाल चना है जो कि क्षारीय भूमि में बोया जाता है। तो इस तरह की काफी किस्में हैं जो किसान भाई इनको चुनाव कर सकते हैं। अगर जो किसान भाई काबुली चना उगाना चाहते हैं, उनमें पूसा चमत्कार है, पूसा 1108 है, और GNG 12 बाण में भी है। तो इस तरह की जो उन्नत किस्में हैं वो किसान भाई ले सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम मसूर की, तो मसूर की जो उन्नत किस्में हैं उनमें पूसा शिवालिक है, और पंत L406 है, पूसा वैभव है, इस तरह से अंगूरी है। इस तरह की किस्में हैं जो कि काफी अच्छी पैदावार देती हैं। अब बात करते हैं मटर की। मटर में जो उन्नत किस्में हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो हम क्या है कि दाने के लिए उगाते हैं मटर को, और एक हम सब्जी के लिए उगाते हैं, जिसको बोलते हैं टेबल, टेबल की हरी मटर जिनके लिए।
तो उसमें जब बात करते हैं चने दाने वाली मटर की, तो उसमें अलंकार है, अपर्णा है, रचना है, स्वाति है, सपना है, पंत मटर 5 है, मालविया है, काफी सारी उन्नत किस्में हैं। इसी प्रकार अगर वेजिटेबल पे की बात करते हैं तो उसमें अर्केल है, बॉर्नविले है, पूसा प्रगति है जो कि बहुत ही मीठी है, अच्छी है, और इसको लोग हरे मटर के रूप में खाते हैं, सब्जी में डालते हैं। तो इस तरह किसान भाई इनका चयन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि जो बरसात हो रही है ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, और एक तरफ आपने कहा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में सही समय होता है बिजाई का। तो मान लीजिए अगर बारिश, क्योंकि पिछले 3 दिन से तो लगभग हो रही है, तो जाहिर है अब 1-2 दिन हार्डली और होगी, तो ये जो 1 हफ्ते का गैप आ जाएगा, अगर हम 1 सितंबर से भी बिजाई का सही समय कहते हैं, तो इस बीच तो जमीन जो है वो सूख जाएगी। नहीं ज्योतिषा जी, ऐसा नहीं है। अभी जो बारिश हुई है काफी अच्छी बारिश हुई है, और स्लो, बहुत ही धीमी बारिश हुई है। तो स्लो बारिश जब होती है तो उसका जो नमी बनी रहती है जमीन, और जो पानी है बरसात का वो काफी गहराई तक चला जाता है। अब किसान भाई करना क्या होता है कि अभी जैसे बारिश हुई है तो 3-4 दिन बाद, क्या 5-6 दिन बाद किसान भाई उसमें जोत लगा सकते हैं, उसको मतलब जोत लगा के और उसको उसमें पाट लगा के नमी को संरक्षण कर सकते हैं। तो अभी 7-8 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 दिन तक इवन आपका कोई पानी की समस्या नहीं रहेगी, नहीं होगी। आराम से आप जुताई करके उसमें पाटा लगा दीजिए और फिर छोड़ दीजिए। जी डॉक्टर साहब, ये तो बरसात की बात रही, लेकिन सौभाग्यवश इस बार बरसात हो रही है तो यहाँ फायदा दे जाएगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। जी। तो जब साधारण मौसम होता है तब हमारे किसान भाइयों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर नॉर्मल कंडीशन है तो जैसे अभी काफी किसान भाइयों के यहाँ पे खरीफ की फसलें खड़ी हुई है और काफी किसान भाइयों ने काट भी ली है। जैसे मैं बात करूं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पे किसान भाइयों ने जो बाजरा है, मक्का है, इसकी हार्वेस्टिंग हो गई है लगभग। लेकिन जो हमारे दूसरे जो प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, आपका बिहार है और पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे अभी फसलें खड़ी हुई है क्योंकि इनकी बुझाई लेट हुई थी। लेकिन जिन किसान भाइयों ने खेत खाली कर दिए हैं तो वो अभी खेत की तैयारी कर सकते हैं आने वाले फसल के लिए। तो खेत की तैयारी में क्या है कि आप एक बार तो जो मिट्टी पलटने वाला हल होता है उससे एक जुताई जरूर करवाएं, जिससे क्या है कि जो मिट्टी है उसका रिवर्सल हो जाता है, यानी कि नीचे वाली मिट्टी ऊपर, ऊपर वाली मिट्टी नीचे हो जाती है। जी। उससे हमारा क्या है कि जो न्यूट्रिएंट है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक बार तो आप मिट्टी पलटने वाले हल से करवाइए, उसके बाद कल्टीवेटर लगा दीजिए, जो डबल डिस्क के बाद कल्टीवेटर। जी। और कल्टीवेटर के बाद आप पाटा जरूर लगाएं, क्योंकि पाटा लगाने से क्या है कि आपकी जो बरसात हुई है खेत में वो नमी काफी दिनों तक बनी रहेगी, और जैसे ही बुआई का समय आएगा आप डायरेक्ट खेत में बुआई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब रुख करते हैं जरा दूसरी बात की तरफ, जैसे कि डॉक्टर दिनेश, इस बरसात का हमारी जो सभी फसलें हैं उनके ऊपर कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मतलब आप क्या कहते हैं कि ये जो बरसात इस समय हो रही है इतनी जोरदार, ये कितना फायदा हमारे किसान भाइयों को पहुंचा सकती है? देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत अच्छी बरसात हुई है। कुछ हिस्सों में तो औसत से ज्यादा बरसात हुई है। हालांकि बीच में कुछ हिस्से हमारे ऐसे रह गए थे जहां पे बरसात नहीं हुई थी, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, बिहार के हिस्से, कुछ उत्तराखंड के हिस्से, इन क्षेत्रों में कम बारिश हुई थी। तो लेकिन अभी जो हाल में 2-4 दिनों से बारिश शुरू हुई है तो मुझे लगता है इन हिस्सों में भी बरसात हो गई है, अच्छी बरसात हो रही है, और इसका मिला जुला प्रभाव होता है बरसात का, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में इसी बरसात ने जो है वो फ्लड लाया, एक तरह से बाढ़ की स्थिति हो गई थी, वहां पर किसानों के नुकसान हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे धान की फसल उगाते हैं, अच्छी बरसात से धान की हमारी अच्छी फसल होती है, रोपाई अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। तो मिक्स है, एक तरह मिश्रित प्रभाव है बारिश का, और वैसे किसानों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय जो आपकी फसलें उनमें नुकसान हो सकता है। जैसे अभी जहां जहां पे आपके बाजरा, ज्वार है या कुछ दलहनी फसलें हैं, उनकी कटाई नहीं हुई है, तो उनमें अगर ज्यादा पानी खड़ा हो जाता है तो उसकी निकासी करना बहुत जरूरी हो जाता है। निकासी करके आप फसलों को बचा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम धान की बात करें तो धान में इस समय खास करके जो ऊंची किस्में हैं, लंबी बढ़ने वाली किस्में हैं, उनमें किसान भाई कई बार नाइट्रोजन का ज्यादा प्रयोग कर देते हैं, तो पानी ज्यादा होने की वजह से हवा चलती है और फसल गिर जाती है। तो धान की फसल कहीं कहीं पे गिर सकती है, गिरने की संभावना है। आप ध्यान रखें कि अगर ऐसी स्थिति आए तो इसमें आप फसलों में जो है बीमारी वगैरह बढ़ जाती है, चूहे वगैरह आ जाते हैं, तो उस तरफ जरूर ध्यान दें और उनका जो है नियंत्रण करें। साथ ही साथ अगर हम बात करें गन्ने की बात करें तो गन्ने की फसल में भी गिरने की संभावना रहती है। अगस्त और सितंबर के महीने में जब नमी ज्यादा हो जाती है खेत में और हवा चलती है
तो गन्ना गिर जाता है। जी। तो किसान भाइयों को इस तरफ भी ध्यान देना होगा, जो आपका गन्ना नहीं गिरा है या गिर चुका है, आप कोशिश करके उसकी बंधाई जरूर कर दें। और बंधाई करने के लिए आप उसी के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, या कोई रस्सी या सुतली की मदद से 2 जगह पे गन्ने को कम से कम बांधे, तो आपका जो आगे समय आ रहा है उसमें जो संभावना होती है गन्ने की, वो नहीं गिरेगा। साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें, जैसे बारानी क्षेत्र है, डॉक्टर मीणा अभी बता रहे थे कि भाई दालों का आप अभी से तैयारी शुरू कर दें, तो वहां पे जल संरक्षण का बड़ा महत्व होता है। तो उसके लिए आप अभी से जो है पानी जो भी आपके खेत में बरस रहा है, जैसे कि हमारे देश में कहा भी जा रहा है कि भाई खेत का पानी खेत में, तो उसके लिए अपनी मेड़ वगैरह आप अच्छे से दुरुस्त कर लें, जिससे कि आप जो खरीफ में आप बरसात हो रही है, सोना बरस रहा है एक तरह से, तो इसका आप खेत में संरक्षण करें, जिससे कि आपकी रबी की फसल, खास करके जो दलहनी फसल किसान भाई लगाते हैं, उसमें नमी की कमी ना आए और इसी बरसात के पानी से उन फसलों को लिया जा सके। जी, यानी कि कुल मिलाकर डॉक्टर साहब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो बरसात है ये हमारे किसान भाइयों के लिए फायदेमंद ही साबित होगी। जी बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान दें, प्रबंधन करें जल का, उसका नुकसान ना होने दें, साथ ही साथ कहीं जरूरत पड़ी तो उसमें निक्षालन भी पानी का करना पड़ेगा। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब कि क्या जो फसलें खड़ी हैं, जैसे आपने नाम लिया बाजरा वगैरह का, तो इस समय जब तोड़ने का समय है और इतनी जोरदार बरसात हो रही है, तो किसान भाई किस तरह से संभालें उन फसलों को? देखिए, अभी बिल्कुल सही बात है कि अगर आपकी फसल पक गई और दूसरी तरफ बरसात हो रही तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें निर्भर करता है कि किस तीव्रता की बरसात हो रही है। देखिए, बहुत ज्यादा अगर बरसात हो रही तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दिन में अगर 2-4 घंटे का टाइम मिल गया तो कुछ फसलें हैं, जैसे बाजरा है या ज्वार है, इनके भुट्टों को, या मक्का है, इनके भुट्टे या जो कोप्स होते हैं, उनको काट के जो है आप कम से कम खलिहान में ले जाके सुखा सकते हैं। तो नहीं तो खेत में आपके ये इनमें बीमारियां आ जाएंगी, ये गिर सकते हैं, दाने को नुकसान हो सकता है। तो ऐसी दशा में किसान भाई होशियारी करके अपना जो अनाज का हिस्सा है कम से कम उसको काट के और खलिहान तक ले जाएं, जिससे कि उसको सुरक्षित रखा जा सके। डॉक्टर मीना, अब आपके पास आते हैं। हम बात कर रहे हैं चना, मटर, मसूर की उन्नत किस्मों के बारे में। तो यहाँ पर ये भी किस्में तो उन्नत तभी होंगी जब बीज का चुनाव सही तरीके से किया जाएगा। तो हमारे किसान भाइयों को खास तौर से इन फसलों का चुनाव जब वो करते हैं तो बीज कहाँ से लेना चाहिए और किस प्रकार उसका प्रबंधन करना चाहिए? बिल्कुल, देखो, बीज तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर आपने बीज अच्छा उगाया है, बोया है, तो आपकी फसल भी अच्छी होगी, ये माना जाता है। जो सही क्या है, हमारे देश में जो किसान भाई हैं क्या करते हैं, दलहनी फसल की बात कर रहा हूँ स्पेशली में, तो ज्यादातर किसान भाई अपना खुद का ही बीज काम में लेते हैं, जिन्होंने पहले बुआई की होगी। हाँ जी, जो आपको खुद ही मतलब खेत में बीज तैयार करते हैं, उसी का जो दाना है उसी को वो बीज के रूप में लेते हैं। इसलिए हमारी जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है बहुत कम है इंडिया में, जबकि बीज बदलना चाहिए, उन्नत किस्म का बीज लाना चाहिए। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा किसान भाइयों को कि आप उन्नत किस्म का बीज एक अच्छी जगह से आप लेंगे तो अच्छी बात होगी। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि हमारे जो ICAR के जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके यहाँ पे एक यूनिट होती है जो सीड प्रोडक्शन यूनिट होती है, वो लोग सीड पैदा करते हैं। तो किसान भाई चाहे तो हमारे ICAR के जो भी संस्थान है वहां से जाकर के एटिक सेंटर जिसको कहते हैं हम लोग, वहां जाके संपर्क कर सकते हैं, वहां से बीज ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे जो राज्यों की जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके यहाँ पे KVK भी है, ICAR के KVK भी हैं, तो वहां भी बीज का प्रोडक्शन होता है, तो किसान भाई KVK में संपर्क करके वहां से भी ले सकते हैं। तीसरा, हमारा जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, NSC है, इसके भी काउंटर्स होते हैं पूरे इंडिया में, पूरे देश में, तो NSC काउंटर से भी आप ले सकते हैं। और साथ साथ क्या है कि काफी कंपनियां भी हैं जो ऑथराइज्ड हैं, ऑथेंटिकेट की हुई हैं, कुछ कंपनियां हैं वो बीज पैदा करती हैं, तो किसान भाई चाहे तो उनका भी चुनाव वो कर सकते हैं। जहां से भी आपको बीज अच्छा मिले आप लें, लेकिन उसकी जो पर्ची है बीज की वो लेना ना भूलें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बीज खराब निकल जाता है, तो किसान भाई क्या करे, तो उसका क्लेम भी नहीं कर सकता है। अच्छा। तो इसलिए बीज जब भी लें तो उसकी जो आपकी जो खरीद की जो पर्ची है उसको अवश्य लें, तो आप और संभाल के रखें, कभी कोई फ्यूचर में काम पड़ सकता है। तो इस तरह से ये जो मैं जितने भी आपको इंस्टीट्यूट बताए हैं, संस्थान बताए हैं, यहाँ से आप बीज ले सकते हैं और अच्छी पैदावार आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा और हम भी जानते हैं कि किसान भाई जो उनकी अपनी फसल होती है उसमें से ही अक्सर तक बीज तैयार करते हैं, तो इसमें शायद ये संभावना भी रहती होगी कि जो कीटों की समस्या उनको रही, जो बीमारियां फसल ने जिनका सामना किया, वो सब बीज के जरिए दोबारा दूसरी फसल में ट्रांसफर हो जाती हैं। क्या ऐसी कोई संभावना होती है? नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कई बार क्या होता है, जब हम बीज के लिए आप रखते हैं दाने को,
तो उसका चुनाव भी एक तरीका है, उसका चुनाव करने का भी तरीका होता है कि जब हम फसल काटेंगे तो हमको ये तय करना होगा कि हमें इस पोर्शन से हमको बीज रखना है। तो वो बहुत ध्यान रखने की बात है। अदरवाइज तो आप सही कह रही हैं कि अगर हमने ऐसी जगह से ले लिया जहाँ पे ऑलरेडी कोई डिजीज हो या कोई कीड़े ने खाया हुआ हो या कोई इस तरह का कोई रोग उसके साथ में आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो जो बीज जनित रोग होता है, वो बीज जनित रोग क्या है कि फिर दोबारा से वो रोग फैला देता है। तो उसके लिए किसान भाइयों को करना क्या है, अगर आप कहीं से बीज नहीं ला रहे हैं और आप खुद का ही बीज, आप स्वतः खुद का बीज आप उपयोग में ला रहे हैं, तो बीज का उपचार करना ना भूलें। तो बीज का उपचार करने के लिए आप एक तो हमारी फफूंदनाशक होती है उससे करेंगे। दूसरा, अगर कीड़ा का ज्यादा प्रकोप नजर आता है, हानिकारक कीटों का, तो आप एक इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशी का प्रयोग करेंगे। तो उसमें खास बात यह है कि जो फंगिसाइड होती है उनमें कार्बेंडिज्म नाम करके होती है, इसकी जो मात्रा होती है वो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज के साथ से उसको मिलाते हैं। और जो आपका कीटनाशी है उसका 15 से 20 ml प्रति किलोग्राम के सीड से हम उसको मिलाते हैं। और फाइनली क्या हो कि राइजोबियम का इस्तेमाल करना ना भूलें, क्योंकि जो जितनी दलहनी फसलें होती हैं ये क्या है कि नाइट्रोजन की स्थिर करने की इनमें कैपेसिटी होती है। जो हमारे जलवायु वायुमंडल में जो वो होती है नाइट्रोजन होती है, तो वो नाइट्रोजन ये अपने जड़ों में फिक्स करते हैं बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया की सहायता से। तो राइजोबियम का अगर हम कल्चर मिलाएंगे तो हमारा जो राइजोबियम का जो बैक्टीरिया की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। इससे आपको नाइट्रोजन की जो है ना स्थिरीकरण की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, और ऐसे बढ़ने से क्या है कि आपकी जो पैदावार है वो बढ़ेगी। जी डॉक्टर साहब, इस चर्चा को जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी की FM गोल्ड चैनल पर, और हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में चना, मटर एवं और मसूर की उन्नत किस्में एवं बिजाई के साथ साथ बरसात, ये जो बरसात हो रही है इसमें फसलों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ मौजूद हैं स्टूडियो में, हमारे डॉक्टर साहब SL मीना और डॉक्टर दिनेश कुमार। फोन लाइन खुली हुई है, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 2342 1608 है हमारा नंबर, यानी कि 2342 1608। दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 डायल करना ना भूलें, जो कि दिल्ली का कोड है। डॉक्टर दिनेश, आपके पास आते हैं जी। ये जो बरसात हो रही है, जैसे कि आपने बताया कि कुल मिलाकर इस बरसात का बहुत ज्यादा फायदा हमारे किसान भाइयों को होने वाला है यदि वो थोड़ी सी सतर्कता के साथ काम लें। तो और कौन सी बातें हैं जो आप उनको बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि उनको ये बातें ख्याल रखें तो और ज्यादा फायदा, वो और ज्यादा लाभ उठा सकते हैं और किसी भी तरह के नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। खरीफ की का मौसम चल रहा है, तो किस तरह से फसलों का बचाव किया जाए? किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बरसात बहुत अच्छी हो रही है, साथ ही साथ इससे कुछ हमारी सावधानियां बरत के हम अपनी फसलों की अच्छे से देखभाल भी कर सकते हैं। सबसे जरूरी होता है फसल की निगरानी करना, क्योंकि इस समय पे नमी जो है हमारी हवा में ज्यादा हो जाती है,
जब बरसात होती है। तापक्रम भी कम हो जाता है और बादल बनते हैं। ये बड़ी आदर्श दशाएं होती है जब हमारी फसलों में बीमारियां और कीटों का हमला होता है। एक तरफ तो मौसम खुशगवार है, तो अच्छे मौसम में कीट भी और बीमारियां भी जो है ज्यादा खुश हो जाते हैं और फसलों पे हमला करते हैं। तो आपको निगरानी करना, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। आप देखते रहें कोई समस्या तो नहीं आ रही। अगर कोई समस्या आपको फसल में जो है दिखाई दे, कीड़ों की, बीमारियों की, तो उसका तुरंत आप निदान करें, विशेषज्ञ की सलाह लें। इसी तरीके से जैसे धान की फसल हमारे देश की प्रमुख खरीफ फसल है और काफी बड़े क्षेत्र में धान की फसल होती है, और इस समय पे कहीं पे बालियां निकल गई होंगी, कहीं बालियां निकले हुए 15 दिन हो गए होंगे, कहीं निकलने वाली होगी, और कुछ किस्मों में खास करके जो देर से पकती हैं किस्में, उनमें बालियां अभी नहीं निकली होंगी। तो अलग अलग स्थिति है धान की। तो मैं यही सलाह दूंगा किसान भाइयों को, बारिश को ध्यान में रखते हुए आप कटाई करें। जब भी आगे समय मिलेगा आपको, कटाई योग फसल हो जाएगी। कई बार हमने ऐसा देखा है कि किसान भाई फसल काट देते हैं और खेत में ही छोड़ देते हैं और तुरंत बारिश हो जाती है, और बारिश जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो फसल जो है पानी में तैर जाती है, कई बार गल सड़ जाती है और उससे कुछ नहीं मिलता। तो इस दशा में आपको यही खास सावधानी बरतनी है कि फसल काटने के जितना जल्दी हो सके उसको आप उसका जो है थ्रेशिंग कर लें और दाने को सुखा लें अच्छी तरह से और अपने खलिहान में ले जाएं, या फिर फसल को काट के सीधे खलिहान में रख लें, क्योंकि एक तरफ अगर पकी फसल है उसको आप नहीं काटेंगे तो वैसे उसका नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह की सावधानी आपको लगातार बरतनी चाहिए, और मौसम को और बारिश को देख के आपको फसल की कटाई करनी चाहिए। जी, यानी कि वही सतर्कता से अगर हमारे किसान भाई काम ले तो उनको पूरा फायदा मिलने वाला है इस बारिश से। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। हम बात कर रहे हैं आज कार्यक्रम में चना, मटर, मसूर की उन्नत किस्मों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, अगर उर्वरक प्रबंधन की बात हम करें तो क्या सलाह आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे? बिल्कुल, ज्योत्सना जी, पहले आपने बीज का प्रबंध कर लिया है, तो अब किसान भाइयों को चाहिए कि वो कैसे जो पोषक तत्व होते हैं उनका प्रबंधन करें। तो उसमें प्रबंधन में यही होता है खास कि जितने भी हमारे जो पौधे होते हैं उनको जितना न्यूट्रिएंट चाहिए उनको मिलना चाहिए। तो ये होता क्या है, एक्चुअली कई किसान भाई के खेतों में तो काफी अच्छी स्थिति होती है कि उनमें पोषक तत्व काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन कई किसान भाइयों के खेतों में नहीं होते हैं जी। तो उसकी जो बैलेंस को हमको पूरा करना होता है, तो उसके लिए हम बाहर से हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। अब दलहनी फसलों में बात करते हैं उर्वरकों की, तो इसमें खास बात यह है कि नाइट्रोजन की कमी तो इनमें होती नहीं है जी, क्योंकि नाइट्रोजन की आपूर्ति ये खुद ही कर लेती है। लेकिन होता क्या है, शुरुआती स्टेज में इनको थोड़ा सा नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, और उसकी 15 से लेके 20 किलोग्राम मात्रा को किसान भाई दे सकते हैं बुआई के समय पर। बाकी जो आपका जो फास्फोरस है या पोटेशियम है, तो इनका भी आप उपयोग शुरू में बुआई के समय ही कर लेते हैं, बुआई से पहले ही कर लेते हैं। तो सामान्य तौर पे क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट क्रॉप की होती है, जैसे मैं बात करूँ चने की जो रिक्वायरमेंट है उसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट तो 15 से 20 किलोग्राम होती है, यानी कि बाहर से देने वाली। बाकी तो खुद ही उसका आपूर्ति करते हैं जी। और इसमें जो फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है वो करीब 50 से लेकर 60 किलोग्राम तक होती है, और जो पोटास है उसमें करीब 40 किलोग्राम इसको चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि हमें कितना देना है, ये डिसाइड होगा कि हमारी जो जमीन है, हमारी जो भूमि है, मिट्टी है, उसकी जांच करेंगे तभी पता लगेगा कि इसमें कितना नाइट्रोजन है, इसमें कितना फास्फोरस है, इसमें कितना पोटेशियम है, या दूसरे तत्व जो भी हैं। कई बार क्या होता है कि जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनकी भी कमी हो जाती है, क्योंकि किसान भाई ज्यादातर क्या करते हैं, जो ज्यादा बड़े जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट की ज्यादा होती है। लेकिन जो असेंशियलिटी है, यानी कि जो जरूरत है वो सबकी होती है, ये क्वांटिटी ज्यादा है सिर्फ। बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, आपके सूक्ष्म तत्व जो होते हैं, उनकी कमी भी किसान भाइयों के यहाँ नहीं होनी चाहिए खेतों में। तो इसलिए मिट्टी की आप जांच करवा लीजिए। हमने देखा है कि कई बार जिंक है, आयरन है, इनकी कमी कई जगह मिली हुई है। हमारे देश में काफी एरिया ऐसा है जहाँ पे जिंक की कमी हो गई है, काफी जगह ऐसी जहाँ आयरन कमी हो गई है, कई जगह बोरान की कमी हो गई है, कहीं मोलिब्डेनम की कमी हो गई है। तो इसलिए आप खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवा लें, और जांच कराने से पता लगेगा कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट आपके ज्यादा हैं, कौन कौन से इसमें कम है, कितना हमें डालना है, उसके भी इससे पता लगाता है। तो आजकल जो सोइल हेल्थ कार्ड जैसे भारत सरकार ने जारी किया है, तो उसकी सहायता से भी किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं, और अपने जो खेती है, अपने जो आपका खेत है, उसमें वो पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे से कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक बार सूक्ष्म उस रूप में आप बता दीजिए कि बीज का उपचार किस तरह करें। हमने बीज के बारे में बात की थी। हाँ जी। अगर दलहनी फसलों की बात हाँ जी, बीज का उपचार करने का तरीका सीधा सा ये है
कि हमें उसमें एक तो फफूंदीनाशक डालनी होती है, ठीक है, एक डालना होता है कीटनाशी, और तीसरा डालना होता है राइजोबियम। राइजोबियम इसलिए है क्योंकि ये सभी दलहनी फसलें होती है। जी जी। तो इसका जो सीक्वेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं पहले हम बीज लेंगे, तो बीज की जो मात्रा वो कितनी भी हो सकती है, बीज की मात्रा 80-90 किलोग्राम भी हो सकती है चुनाई के हिसाब से पर हेक्टेयर। लेकिन मैं बात करूंगा 1 किलोग्राम बीज की। ठीक है। तो 1 किलोग्राम बीज के लिए 2 ग्राम हमको चाहिए कार्बेंडिजम, जिसको हम बायोस्टिन बोलते हैं। ये एक फफूंदीनाशक है, इसका प्रयोग जरूर करें। तो जितने भी आपके रोग हैं वो नहीं आएंगे। और उसको एक बार मिला लीजिए, क्योंकि ये ज्यादातर ये जो कार्बेंडिजम में पाउडर फॉर्म में आती है, तो वो उसको अच्छे से बीज को मिला लीजिए। जितना बीज होगा उतना ज्यादा क्वांटिटी इसमें आ जाएगी। फिर दूसरा स्टेप जो होता है वो उसमें होता है कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। कीटनाशी में जो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है उसका नाम है इमिडाक्लोप्रिड। या फिर कहीं डेजर्ट में, जैसे राजस्थान की बात करूं, गुजरात की बात करूं, वहां पे दीमक का प्रकोप ज्यादा होता है, तो क्लोरोपाइरिफॉस का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं बीज को ट्रीट करने के लिए। तो उसकी जो मात्रा है वो 15 से लेकर 20 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से डालना होता है। अच्छा। अब लास्ट में स्टेज आ जाती है आपकी राइजोबियम का टीका लगाना। तो राइजोबियम का टीका लास्ट में लगता है, तो उसको अच्छे से मिला लीजिए और फिर बीज को हम सुखा लेते हैं छाया में, और सुखाने के बाद हम उसकी बुआई कर देते हैं। तो इस तरह से अगर किसान भाई स्टेप का ध्यान रखेगा, और सीक्वेंस मैंने जो बताया ये सीक्वेंस रहेगा, पहले फफूंदीनाशक, फिर कीटनाशक, फिर राइजोबियम। ठीक, उसके बाद ये हो गया बीज उपचार की बात। डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी के लिए एक बार प्लीज बताइए कि साधारण मौसम में खेत की तैयारी हमारे किसान भाई किस तरह से करें? हाँ, देखो, खेत की तैयारी में ऐसा होता है कि जैसे आपने अभी खरीफ की फसल उसने ली होगी, तो उसमें डंठले पड़े होंगे, उसमें पुरानी फसल के अवशेष पड़े होते हैं। तो वो अवशेष आप बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दें, या फिर उनको अच्छे से सड़ा गला दें, उसमें मिला दें, और मिलाने के बाद खेत की तैयारी करें, कल्टीवेटर चलाएं, उसके बाद पाटा लगा लें। पाटा लगाने के बाद खेत को छोड़ दें, जब समय आता है तब आप शेड्यूल से उसकी बुआई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर हमें बहुत ही विस्तृत जानकारी इतने कम समय में आपने दी, और खास तौर से डॉक्टर दिनेश, जैसे कि हमने बरसात के बारे में बात की, ये मौसम जो चल रहा है, जो इतनी अच्छी बरसात हो रही है, हमारे किसान भाइयों को किस तरह से इसका लाभ मिल सकता है, इसके बारे में आपने जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आपने अपना कीमती समय यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए निकाला। कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे चना, मटर और मसूर की उन्नत किस्में एवं बिजाई के बारे में। विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर SL मीना, और साथ ही हमने कार्यक्रम में बात की बरसात का फसलों के ऊपर प्रभाव के बारे में। हमारे साथ थे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार। आप दोनों का धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से, और साथ ही मुझे ज्योत्सना को इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम में अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।